हेलो दोस्तों, टॉप एग्जामर चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम मेडल्स एंड नॉन मेडल्स का सेकंड पार्ट करवाने जा रहे हैं। सीबीएसई वालों, टू वॉच वीडियो, टू लाइक वीडियो, टू कमेंट वीडियो। ओके, देखो आज कल मैंने करवाया था रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बच्चों। ठीक है, ये हमारा पूरा हो चुका था, बिल्कुल आपको समझ में गया होगा। इससे आगे हम करवाएंगे फिर एनसीईआरटी के बारे में। अब आपके साथ मैंने क्या कहा था आपको कि एनसीईआरटी प्लस सीबीएसई प्लस क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चंस लेफ्ट ना रहे बच्चों। तो इसके साथ ही क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, वाई सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को हम हमेशा केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन से क्या चीज करवाई जाएगी आपको, बिल्कुल ध्यान से देखो। यहाँ वाई सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, सोडियम को हम हमेशा केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है बच्चों, जिसमें क्या है आपको पता होगा, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, बड़ी रिएक्टिव मेटल है, रिएक्ट जल्दी करती है। रिएक्टिव क्या होता है, जल्दी रिएक्ट करना। और क्या है बच्चों, विद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद हवा में वो सोडियम ऑक्साइड बना देगा बच्चों। क्या बना देगा, NaO बना देगा बच्चों। ओके, जैसे रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा बच्चों। देखो यहां से, उससे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। और जो हाइड्रोजन गैस है वो बड़ी ही खतरनाक इन्फ्लेमेबल होती है, जो आग को जल्दी पकड़ लेती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, दैट इज व्हाई सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ताकि वो हवा के कॉन्टेक्ट में ना आए और आग ना पकड़े। ओके, अंडरस्टैंड। देखो ये केरोसिन ऑयल है, इसमें हमने सोडियम रखा हुआ बच्चों। ओके, विद पिक्चर करवा रहा हूं, बेटे ध्यान से सुन ले एक बच्चे। ओके, उसके बाद देखो बच्चों, विच गैस इज प्रोड्यूस, जब कोई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है, वो हमें बताना है। जब रिएक्टिव मेटल हो कोई, तो इसमें क्या होगा, सभी मेटल्स रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड से। पहले क्वेश्चन तो ये है, ओनली रिएक्टिव मेटल, जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वही रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जिससे हाइड्रोजन गैस पैदा होगी। ओके, एग्जांपल आयरन है जो वो रिएक्ट करेगा डाइल्यूट H2SO4 के साथ, और रिएक्ट करने के बाद क्या बन जाएगा, वो आयरन सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन बच्चों जो है, देखो यहां, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, आप जब क्या देखते हो, जब जिंक को ऐड करेंगे किसी आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे तो क्या होगा। तो व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। एक एक चीज करवाऊंगा बड़े ध्यान से आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जिंक इज एडेड, जब हमने क्या लिया, एक सॉल्यूशन ले लिया किस चीज का, आयरन सल्फेट का। आयरन सल्फेट क्या होगा, FeSO4, और उसमें हमने क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया बच्चों। क्या डाल दिया, जिंक। जिंक डालने के बाद क्या हो जाएगा, इट डिस्प्लेस आयरन। आयरन क्या है, वो आयरन को हटा देगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, डिस्प्लेस आयरन फॉर्म आयरन सल्फेट एंड द ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स अवे। जो ग्रीन कलर बना हुआ था सॉल्यूशन का, किसके कारण, आयरन सल्फेट के कारण, वो धीरे फेड हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, फेड हो जाएगा बिल्कुल। इस क्या, किसके कारण, जिंक के कारण। क्योंकि जिंक क्या है, रिएक्टिव मेटल है, तो ये बन जाएगा ZnSO4 बन जाएगा बच्चों, और उसमें क्या हो जाएगा, आयरन बाहर निकल जाएगा। ओके, एक एक चीज करवा रहा हूं, देखो यहाँ जिंक प्लस में आयरन सल्फेट का सोल्यूशन किया तो क्या बन गया, इसने क्या है, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया बच्चों। डिस्प्लेस करने के बाद क्या हुआ, ये जिंक सल्फेट बन गया और आयरन बाहर निकल गया। अंडरस्टैंड, एक एक चीज करवाऊंगा बिल्कुल ध्यान से, एक भी चीज आपके सामने नहीं रहेगी बच्चों, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में एक एक चीज करवाने जा रहा हूं मैं। बिल्कुल अपना दिमाग खोलो, बिल्कुल तैयार रहो, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सीधे बैठ जाओ बच्चों, बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज समझो आप।
अब आगे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें क्या है, नोबल गैस है, जो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, तो ये क्या है, इनके साइंस हैं कि हीलियम को ई बोलते हैं और नियोन को एन बोलते हैं, आर्गोन को एआर बोलते हैं बच्चों। इनका एटॉमिक नंबर ये है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, ये 4 सेल बटे होते हैं KLMN। ठीक है, तो इसमें एक चीज आपको करवाई जाएगी। सबसे पहले मैं डेफिनेशन करवाऊंगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों। देखो आ गई आपके सामने, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट, जो हमारे एटम के न्यूक्लियस के जो चारों तरफ होते हैं, उसको जो एनर्जी लेवल को शो करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। ये क्या है, इसके 4 सेल होते हैं, SPDF सेल। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, P सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और D सेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स और F सेल में ज्यादा से ज्यादा 40 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ओके, बिल्कुल एक ही चीज करवाए जा रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए, विद डायग्राम विद पिक्चर बच्चों। आप समझना आपको है, समझाना मेरा काम है। बिल्कुल एक ही चीज समझाऊंगा, कहीं भी एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे, यही मेरा आपसे वादा बच्चों। अब इसके बारे में बता रहे जा रहे हैं हम कि जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में क्या होता है, जब N2M जो होता है, बड़े आसान क्वेश्चन से एक चीज करवाई जाएगी आपको बड़े ध्यान से। जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो मैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स होता क्या है बच्चों, एक ही चीज आपको करवाई जाएगी। उससे पहले क्या है, आयनिक कंपाउंड्स है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई क्यों होता है। दैट ए गुड क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान समझो आप। बिल्कुल जब आयनिक कंपाउंड है वो हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, तो उसमें क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्सेज है, देखो यहाँ ये सब कुछ बाउंड है। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में जो बने हुए हैं आयनिक कंपाउंड, ये बिल्कुल इतने हार्ड हैं, इतने मजबूत छिपे हुए हैं कि इसको जब मेल्ट करेंगे तो ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगी तो धीरे 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 ये खुलना स्टार्ट होंगे, और जब ये अलग होंगे तो जब ये क्या है फ्रीली मूव कर सकते हैं। और इसको लिए मूव करने के लिए हमें से हाई मेल्टिंग पॉइंट पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा बच्चों। ओके, तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द, ताकि इनके अंदर जो आयनिक बॉन्ड आपस में फोर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का जो बना हुआ फोर्स है, उसको वीक करने के लिए, कमजोर करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए हमें क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स की जरूरत पड़ेगी आपस में आयंस के बीच में। तो इसीलिए हमें इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है बच्चों। ओके, देखो यहाँ फिर ऐसे हो जाएगा। अब है जो आयनिक कंपाउंड होता है सोडियम क्लोराइड, वो सोडियम एंड क्लोरीन में क्या दिखाता है, वो क्वेश्चन ये है। देखो यहाँ ये सोडियम है, ये क्लोरीन एटम है, जब इसको हम मिलाएंगे आपस में क्या हो जाएगा, ये सोडियम आयन बन जाएगा, क्लोरीन आयन बन जाएगा। सोडियम पर पॉजिटिव आयन बनेगा और क्लोरीन पर बच्चों नेगेटिव आयन बनेगा। तो जो सोडियम और क्लोराइड आयंस होते हैं वो अपोजिटली चार्ज होते हैं। अपोजिटली क्या होता है, एक प्लस एक माइनस, दैट इज अपोजिटली चार्ज्ड एंड थर्स अट्रैक्ट ईच अदर। और आपको पता है कि हमेशा एक चीज आपने हमेशा छोटी छोटी क्लास में पढ़ते आए होगे आप कि भाई क्या बताते हैं इसमें कि जब क्या होता है प्लस और माइनस आयंस आपस में एक दूसरे को अटैक करते हैं और माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर फेंकते हैं। प्लस प्लस भी एक दूसरे को दूर फेंकेगा, दूर दूर, और जब प्लस और माइनस होगा वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। दैट्स ए गुड रूल ऑफ आयंस। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव आयंस या सेम चार्ज आयंस दूसरे को दूर फेंकेंगे और अपोजिटली चार्ज प्लस माइनस माइनस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बच्चों। ओके, तो दैट इज, देखो यहाँ दे आर बाउंड टूगेदर। जब कोई फोर्स आपस में जो आयंस हैं एक दूसरे को बाउंड टूगेदर होंगे तो टूगेदर होने के लिए उनके लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो एक दूसरे को बाउंड करेंगे, जिससे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक एटम के रूप में काम करता है बच्चों। ओके, देखो यहाँ अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, हम पढ़ेंगे इनरिचमेंट ऑफ ओर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक ही चीज हम आपको पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ाएंगे ताकि आपको कहीं भी कोई भी समस्या ना आए बच्चों। व्हाट इज इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, क्या होता है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। तो आज इनरिचमेंट ऑफ ओर्स के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। क्या होता है ओर्स माइंड, ये अर्थ है जो पृथ्वी के नीचे लार्ज अमाउंट में सोइल मिट्टी के नीचे जो मिलते हैं उसको ओर्स बोलते हैं। इन रिच मतलब ज्यादा मात्रा में बच्चों,
ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में अशुद्ध रूप में मिलता है और इसकी जो इंप्योरिटीज है वो रिमूव करी जाएगी और उस मेटल्स को प्योर फॉर्म में लाया जाएगा, उसे बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। और दैट इज जैसे प्योर फॉर्म में लाया जाएगा उसे बोलते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर। बच्चों ठीक है, डिपेंड करता है हमारे गैंग और ओर के बीच में केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। ओके, ये देखो आपने दिखाया हवा है, इसमें क्या है, हमने गैंग नीचे ले रखा है, जो मिट्टी बिल्कुल नीचे है, इसमें वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल है, इसमें हम सल्फाइड ऑफ पार्टिकल्स डाले हैं जो बबल्स कर रहे हैं, जो जिसके द्वारा हम क्या होगा, इसको हम इनरिचमेंट ऑफ ओर को अलग करने की कोशिश करेंगे, उसको दिखाएंगे बच्चों। ओके, अब आप आगे करवाए जा रहे हैं कि जो एक्सट्रैक्टिव मेटल्स है उसके बारे में बताएंगे हम कि भाई रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है बच्चों। ओके, देखो यहाँ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है बच्चों, ऐसे मेटल्स जो प्रोड्यूस होते हैं वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस के द्वारा, जिसमें के जो प्योर नहीं होते हैं लेकिन वो इंप्योरिटीज को रखते हैं, अशुद्धियों को रखते हैं, और उनको रिमूव करने के लिए रिमूव कर जब शुद्ध मेटल या प्योर मेटल बाहर निकाला जाता है, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। किसी चीज को अशुद्ध या कई चीजों को मिला के उसमें से किसी शुद्ध चीज को निकालना, उसको शुद्ध जैसे रिफाइनिंग करके, रिफाइन होता है शुद्ध करना, उस शुद्ध करके उस चीज को बाहर निकालना, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। एग्जांपल है कॉपर। कॉपर मेटल ऐसा प्यूरिफाइड है जो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा कॉपर को प्योर फॉर्म में बाहर निकाला जा सकता है बच्चों। तो ये जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स है इसकी कुछ प्रोसेसेस हैं। वो पहली है, सबसे पहले डिस्टिलेशन क्या होता है, क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स एंड राइट इट्स टाइप्स। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की डेफिनेशन ये रही, इसका टाइप्स है, ये प्रोसेसेस है जो भी। पहला डिस्टिलेशन, मेटल्स हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स, ऐसे मेटल्स जिनकी बॉइलिंग पॉइंट्स लो हो और वो क्या रिफाइंड बाय, तो ऐसे मेथड के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस की यूज की जाती है, लाइक दैट जिंक, कैल्शियम एंड मरकरी। ये ऐसे हैं जो कन्वर्ट किए जाएंगे, वेपर्स के रूप में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, ये किस प्रोसेस के द्वारा ये वेपर्स के रूप में करे जाएंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस। देखो यहाँ इनपुट लिक्विड हम बॉइलिंग किया, बॉइल करने के बाद कोल्ड वाटर डाला इसके अंदर, इसको डालने के बाद क्या हो जाएगा, डिस्टिल लिक्विड निकल जाएगा जो प्योर फॉर्म में वेपर्स के रूप में तैयार हो जाएगा बच्चों। ओके, अब सेकंड है प्रोसेस लिक्वेशन। ऐसी प्रोसेस जब फर्नेस भी दे, ऐसा कि हमने क्या किया बच्चों, यहाँ हमने यहाँ डाला, क्या डाला हमने, एक फर्नेस है, ये फर्नेस में हम चीजें डाली, डालने के बाद टेम्परेचर को गर्म किया गया, और जब टेम्परेचर करने के बाद मेल्टिंग पॉइंट के द्वारा जो मेटल हमने डाला है, इम्प्योर मेटल जो इसके अंदर डाला हमने वो ऊपर साइड में डाल देंगे। डालने के बाद धीरे से हीट मिलेगी, हीट मिलने करने के बाद जो मेटल है वो मेटल क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद वो धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, और नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा, जो सॉलिड इंप्योरिटीज है, जो मतलब गंदगी है, वो मतलब जो इंप्योरिटीज है वो वहीं रह जाएगी, और जो आगे है वो प्योर मेटल के रूप में बाहर निकल आएगी, दैट इज लिक्वेशन। मैं दोबारा फिर समझा रहा हूं, हमने इंप्योरिटीज मेटल्स की यहां डाली, यहां डालने के बाद धीरे 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 क्या होगा, जो ये प्रोसेस चलती रहेगी, लिक्वेशन में से ये मेल्ट गर्म होगा हाई टेम्परेचर पर, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो अशुद्धियां वो नीचे रह जाएंगी, और जो प्योर मेटल वो आगे बाहर निकल जाएगा, और प्योर मेटल यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। इसे बोलते हैं प्योर मेटल, प्योर मेटल, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ लिक्वेशन। ओके, लास्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल। क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का भी, व्हाट इज इट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो डेट आंसर है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन होता है शुद्ध करना, किसी मेटल को शुद्ध करना ही रिफाइनिंग होता है बच्चों। क्या होता है, रिफाइनिंग। जैसे कॉपर, टिन है, गोल्ड है, जिंक, क्रोमियम, निकल मेटल्स आर, इनको रिफाइन करने के लिए, शुद्ध मेटल के रूप में तैयार करने के लिए हमें जो कैथोड होता है वो प्योर मेटल पे काम करेगा, और इंप्योर मेटल पे काम करेगा, एनोड काम करेगा। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक टेकन में क्या होगा, जो साल्ट इकट्ठा हो रहा है उसी सेम मेटल्स पे, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाएगी, और जब जैसे इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा जैसे गोल्ड है और सिल्वर है, वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक शेल पे इकट्ठा हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा। उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है वो कॉपर मेटल को शुद्ध कर देगी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो आज के लिए काफी है ये बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर हम पूरा कर देंगे। मेरा मकसद बड़ी वीडियो बनाने की बजाय मेरा मकसद यही है कि कम पढ़ाओ लेकिन बेटर पढ़ाओ, नॉलेज को अच्छा गेन करवाओ, बच्चों को डायग्राम
बढ़ाओ ताकि मेरे बच्चों को कहीं भी कोई भी समस्या ना आए, किसी भी टॉपिक में समस्या ना आए। यही मेरा जो इरादा है आपसे जुड़ने का बच्चों। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ओके बच्चों।